डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, टोटल 13 टॉपिक्स हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर का डेरिवेशन, रेजिस्टिविटी जिसे हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं उसके बारे में, उसके लिए एक्सप्रेशन व्यंजक प्राप्त करेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और इसके लिए एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी डिपेंडेंसीज ऑफ रेजिस्टेंस। उसी तरह से रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी को समझेंगे, और इनके लिए एसआई यूनिट्स, इनके डायमेंशंस, और अभिलाक्षणिक वक्र कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझेंगे हम ओम्स लॉ के लिए। और दो और डेफिनेशन है, चालकता दैट इज़ कंडक्टिविटी और चालकत्व दैट इज़ कंडक्टेंस, तो इनके बारे में भी समझेंगे। आज की क्लास में इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अपवहन वेग Vd इज इक्वल टू ई टॉ डिवाइडेड बाई एम ई और V अपॉन L। ये रिलेशन लास्ट लेक्चर में बताया गया है। अपवहन वेग Vd और विभवांतर V में संबंध है। इसके साथ ही साथ Vd इज इक्वल टू आई अपॉन ANE, ये रिलेशन भी बताया गया है जब बताया जा रहा था अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो अब हम लोग इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से I अपॉन ANE जो है वो बराबर हो जाएगा ई टॉ डिवाइडेड बाई एम ई V अपॉन L। यहाँ से V निकाल लेते हैं हम लोग, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये एम जो है इधर जाएगा, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई ई नीचे आएगा, टॉ नीचे आएगा, तो ई नीचे आएगा तो ई और ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम लोग एन की जगह एन, ई स्क्वायर और टॉ। साथ ही साथ देखिए एल ऊपर जाएगा, ये जो एल है ये ऊपर जाएगा, तो एल, और डिवाइडेड बाई ए जो है ये पे यहाँ पे है, ये तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे आई। इस तरीके से इनको हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, वी निकाल लिया यहाँ से विभवांतर। तो विभवांतर जो है हमारा ये इस तरह से आ जाता है। और ओम्स लॉ देखा जाए तो यही है। ध्यान से अगर आप इस चीज़ को समझे तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ये जो फैक्टर है इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसे ही कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है। ये n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। और टॉ जो है वो विश्रांति काल, जिसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जाना जाता है, तो ये भी मटेरियल पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। यानी ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, एम ई डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ, ये जो फैक्टर है इसमें ये डिपेंड करेगा किस पर, मटेरियल पर, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो और यहाँ से एक चीज़ और आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे अगर आप V की वैल्यू देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो I की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, राइट, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में है। यानी ये क्या कर रहा है, ये जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, करंट का एक तरीके से अपोज कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है, यानी अपोज करने का काम कर रहा है ये जो फैक्टर, इसलिए ये रेजिस्टेंस का काम करता है एक तरीके से, है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसको दर्शाते हैं बच्चों रो से, ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये जो फैक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला फैक्टर, इसको हमने रो कहा तो ये रो हो गया, और यहाँ पे L है डिवाइडेड बाई ए, और आगे I तो है ही। बच्चों ये जो फैक्टर अब दिख रहा है आपको, रो L अपॉन ए, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, R से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस में रो आया, रो में क्या आता है, रो में ये फैक्टर्स आते हैं, यानी रो डिपेंड करता है, ये जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल पर। यानी ये जो रो है वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, और एरिया पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रो L अपॉन ए इसमें आया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर, याद रखिएगा। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस, साथ ही साथ रेजिस्टिविटी भी। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा पदार्थ है, पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। जबकि बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर। देखिए सबसे पहले ये दो तो रहेगा ही, क्योंकि रेजिस्टेंस में रो है और रो डिपेंड करता है इन दोनों पर, तो ये रेजिस्टेंस इन दोनों पर तो डिपेंड करेगा, यानी नेचर ऑफ मटेरियल, कन्फर्म है ये तो। साथ के साथ टेम्परेचर,
जो इन्वायरमेंट का, जो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ हमने देखा इसके फॉर्मूले में एल भी आता है, यानी लेंथ ऑफ द वायर, लंबाई पर डिपेंड करेगा ये, चालक तार की लंबाई पर। साथ ही साथ चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एरिया, तो एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को किससे दर्शाते हैं? आर से। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, ये प्रतिरोधकता है। वैसे देखा जाए तो आर का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल अपॉन ए। और रो का फॉर्मूला क्या था बताइए? तो यही था ना, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, यानी एम ई डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। यानी इस रिलेशन में ये जो फैक्टर दिख रहा है, ये वाला फैक्टर, ये तो है रजिस्टिविटी, और ये पूरा फैक्टर यहाँ से, ये दोनों, ये भी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा अगर देखा जाए तो ये क्या है? रजिस्टेंस आर। तो इस तरीके से V इक्वल टू आर इंटू आई, क्या आ गया? V इक्वल टू आई आर। ये फैक्टर क्या हो गया? आर, तो आई इंटू आर। यही है हमारा ओम का नियम, ओम्स लॉ। हमने डेरिवेशन कर लिया, ओम्स लॉ का डेरिवेशन ये है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अपवहन वेग बराबर ईटो अपॉन एम ई इंटू वी अपॉन एल। ये अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध को हमने लिखा, फिर अपवहन वेग और धारा में संबंध को हमने लिखा। यानी अपवहन वेग का विभवांतर से संबंध है, अपवहन वेग का धारा से संबंध है, तो अवश्य ही विभवांतर का धारा से संबंध होगा। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो हमने ये करा। इसके बाद बच्चों हमने कुछ नहीं किया है, विभवांतर V की वैल्यू हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ करंट। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। इसमें ये जो फैक्टर दिख रहा है ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, और ये जो पूरा फैक्टर आपको दिख रहा है ये डिपेंड करता है मटेरियल के साथ साथ लेंथ और एरिया पर। इस पूरे फैक्टर को तो कहते हैं प्रतिरोध, और इस वाले फैक्टर को कहते हैं प्रतिरोधकता। तो अब तक के डिस्कशन में हमने सीखा V इज इक्वल टू आई आर, ये है ओम का नियम। ये जो R है, इस R की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इस रो की जो वैल्यू होती है ये होती है एम ई डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ। यही हमने अब तक के डिस्कशन में सीखा है। ये जो V है वो है विभवांतर, ये करंट I, और ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ये जो रो है वो है प्रतिरोधकता, है ना, और ये लेंथ ऑफ द वायर, लंबाई, और ये एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और प्रतिरोधकता में जो रो आया वो रो क्या होता है? एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ। एन क्या है? तो ये है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टॉ क्या है? विश्रांति काल। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले हैं, एक तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम, दूसरा प्रतिरोध का ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और तीसरा फॉर्मूला प्रतिरोधकता का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ। बच्चों ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस टोटल 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहले जो मैंने अभी भी बताया, और प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और एरिया पर डिपेंड करता है। मैंने जस्ट बताया है आपको। तो ये जो आपको यहाँ पे जस्ट अभी मैंने बताया, यही चीज़ आपको याद रखना है अच्छे से। और साथ के साथ आपको मैं बताता चलता हूँ कि यहाँ पे क्या यूनिट होता है। देखिए, V होता है, V विभवांतर, तो V का, इसका तो बड़ा ही सिंपल है, वोल्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं करंट का। तो करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहाँ से अगर हम R निकालें तो R क्या आएगा बताइए बच्चों? R आएगा V अपॉन आई। ठीक है, यानी अगर इसका यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं ओम, है ना। ओम को ऐसे दर्शाते हैं इस तरीके से, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग कहते हैं ओम, OHM, ओम, और ये इसका सिंबल है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? ओम। चलिए यहाँ से हम लोग इस अब रजिस्टिविटी का मात्रक देखते क्या होगा। चलिए, R इज इक्वल टू क्या बताया गया? फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। बच्चों इसका मात्रक है ओम। ठीक है, इसका मात्रक मुझे पता नहीं, निकालना है। लंबाई का होता है मीटर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया तो भी एक मीटर यहाँ पे बचा रहा, तो ये मीटर यहाँ गुना में चला जाएगा। तो रो का जो मात्रक आया क्या आया? ओम गुना मीटर। तो ध्यान रखिएगा 2 बातें, रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम, OHM। ठीक है, जबकि रजिस्टिविटी जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं उसका मात्रक क्या होता है? उसका होता है ओम मल्टीप्लाई मीटर, दैट इज ओम मीटर। ठीक है, चलिए 2 और बातें हैं उनको समझ लीजिए। पहली बात, रजिस्टिविटी जो है ना उसको कहते हैं स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरी बात आपको पता है अच्छे से, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं। ठीक है, ये इनको एक ना समझें आप। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर सिंपल कहते हैं इसको रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। तो ये तो प्रतिरोध है जबकि ये विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता कह लो या फिर कह लो विशिष्ट प्रतिरोध, डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। देखिए, एक वायर है जिसकी लंबाई L है और इसका एरिया कितना है, A है, और इसकी अपनी प्रतिरोधकता क्या है, ρ1 है। ठीक है। एक दूसरा वायर लिया हमने, और इसकी लंबाई L नहीं बल्कि 2L है, और इसका एरिया A नहीं बल्कि 2A है, और इसका प्रतिरोधकता क्या है, ρ2 है। कह रहा है ये जो दोनों वायर है वो बना हुआ है किसका, कॉपर का, कॉपर का बना हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ρ1 अनुपात ρ2 क्या होगा। तो बच्चों 1:1 आंसर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों बने हुए हैं कॉपर के। तो कॉपर यानी ये भी कॉपर का बना, ये भी कॉपर का बना, तो क्या मटेरियल चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो इसकी प्रतिरोधकता की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, है ना। क्योंकि मैंने बताया जो प्रतिरोधकता होता है वो डिपेंड करता है केवल और केवल और केवल किस पर, मटेरियल पर, साथ के साथ टेम्परेचर पर। तो यहाँ तो टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं हुआ, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के बने हुए हैं दोनों, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1:1, क्योंकि ρ1 और ρ2 ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। दरअसल इसकी जो रजिस्टिविटी रो होगी वही रजिस्टिविटी इसकी भी होगी, यानी ρ1 भी किसके बराबर है, रजिस्टिविटी रो के, और ρ2 भी किसके बराबर है, रजिस्टिविटी रो के। तो इस तरह से ρ1, देखिए ρ1 बटा ρ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ/ρ, और वो कट जाएगा और क्या आएगा, 1:1। समझ में आया। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 2-3 साल पहले ये बोर्ड में इस तरीके से सवाल आया था कि एक ही पदार्थ के बने हुए अलग अलग लंबाई दिए हुए थे, अलग अलग क्षेत्रफल दिए हुए थे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और कह रहा था उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात बताइए। तो जब शुरू की लाइन थी एक ही पदार्थ, जब पदार्थ एक ही है तो प्रतिरोधकता भी एक ही होगी, तो उनका अनुपात क्या होगा, 1:1। चलिए इसी में अगर मैं बात करूँ किसकी, तो मैं बात कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन में आपके रेजिस्टेंस के अनुपात की, R1 डिवाइडेड बाई R2 की बात मैं कर लेता हूँ। तो देखिए क्या होगा, R1 होगा ρ1 L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाई R2 होगा ρ2 L2 अपॉन A2। ठीक है, क्योंकि R इज इक्वल टू होता है ρ L अपॉन A। तो इस तरीके से R1 हो जाएगा ρ1 L1 A1, R2 हो जाएगा ρ2 L2 डिवाइडेड बाई A2। अब देखिए ρ1 और ρ2 तो कट ही जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है, दोनों के दोनों किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। इस तरीके से ρ1 और ρ2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। L1 क्या है बताइए, L, A1 क्या है A, ये L2 क्या है 2L, और ये क्या है 2A, सही। A2 की वैल्यू क्या है 2A। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी ऊपर में L अपॉन A और नीचे में भी L अपॉन A, तो L अपॉन A कट गया, तो ये भी आंसर क्या आया, 1:1। ये आंसर आ गया अपना। तो इनके प्रतिरोध भी यहाँ से क्या होंगे, समान होंगे। सपोज करिए इसकी त्रिज्या दी गई होती R और इसकी त्रिज्या दी गई होती 2R, है ना। एरिया ना देकर क्या दिया होता, क्योंकि देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, सर्कल बनेगा। तो अगर इसकी त्रिज्या R दी हुई होती और इसकी त्रिज्या 2R दी हुई होती, तब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते, तब ρ1:ρ2 क्या होता, 1:1, 1:1। ये तो सही है, लेकिन R1 अनुपात R2 क्या तब भी ये होता, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि R1 डिवाइडेड बाई R2 क्या होगा। तो बच्चों उसी तरीके से ρ1 L1 A1 डिवाइडेड बाई ρ2 L2 A2, ये और ये तो कट जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है। L1 की वैल्यू A1 क्या होगा, πr1²। ठीक है, क्योंकि जो ये वायर है तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है, देखा जाए तो ये जो क्रॉस सेक्शनल है वो तो क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए, वो होता है πr²।
तो इसकी त्रिज्या r1 है, इसलिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई r1 स्क्वायर, और a2 की हो जाएगी पाई r2 स्क्वायर। तो यानी ये हमने लिख दिया, L1 की जगह L और A1 की जगह ये, डिवाइडेड बाई L2 की जगह पे 2L, क्योंकि लंबाई क्या दिया हुआ था बताइए, सेकंड केस में लंबाई 2L है, डिवाइडेड बाई पाई R2 की वैल्यू है 2R का स्क्वायर। ठीक है, अब की बार जो त्रिज्या है सेकंड वाले का क्वेश्चन में मैंने बदल दिया था, यहाँ पे कहा था कि एरिया डबल नहीं है बल्कि इसकी त्रिज्या डबल है। ठीक है, तो 2R स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। अब देखिए L से L कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर तो 1 बटा में R1, तो R1 की जगह अपन ले लेते हैं R, है ना, R स्क्वायर, और गुना ये जो फैक्टर है ये ऑपोजिट चला जाएगा, तो 2R स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। ठीक है, 2R का होल स्क्वायर 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 2। तो इस तरीके से R स्क्वायर कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या आया 2। तो आंसर हमारा क्या आया 2, ऊपर में और नीचे कुछ नहीं, 2:1। तो इस केस में क्या हो जाएगा R1:R2 की वैल्यू ये आएगी। तो ये एक न्यूमेरिकल भी मैंने हल करवाया आपको। तो ओम के नियम का स्टेटमेंट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले लास्ट लेक्चर में हमने इसको बताया हुआ है। देखिए, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, देखिए 4 फैक्टर्स लिखे हुए, लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति एवं काट क्षेत्रफल नियत रहें, तो चालक में प्रवाहित धारा I चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होती है, यानी V समानुपाती I, वो 4 फैक्टर्स अगर नियत हो। क्योंकि R देखिए V =IR, तो ये जो R आ रहा है ये R अगर नियत हो तो V समानुपाती I होगा ही। और ये R कब नियत होगा, जब वो 4 फैक्टर, क्योंकि R 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो यदि वो 4 फैक्टर्स नियत रहें तो R नियत रहेगा, और R नियत रहेगा तो V समानुपाती I होगा ही। तो यही है ओम का नियम। ठीक है, और इसके लिए अभिलाक्षणिक वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, बिल्कुल सरल रेखा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये वोल्टेज एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, वोल्टेज एक्सिस V वोल्ट में ले लेते हैं इसको, और ये करंट एक्सिस ले लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिक करंट I जो कि किस में है एम्पियर में है। तो V समानुपाती I होता है, यानी जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हिंदी में कहते हैं अभिलाक्षणिक वक्र, है ना। तो इस प्रकार से सरल रेखा प्राप्त होता है। अब अगर इसमें हम लोग इसका प्रवणता देखेंगे, अगर ढाल देखते हैं अगर, तो ये जो फैक्टर है ये डेल्टा V होगा क्योंकि ये वोल्टेज एक्सिस पर है, और ये जो फैक्टर है वो डेल्टा I होगा, और ये जो है वो थीटा ले लेते हैं। तो जो इसकी ढाल होगी इस ग्राफ की, तो वो क्या होगा, इस सरल रेखा की जो ढाल मिलेगी वो होगा, देखिए M = tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। तो बच्चों V अपॉन I क्या होता है, देखिए V = IR, तो V अपॉन I क्या होगा R होगा। ठीक है, तो V बटा I जो होता है वो R होता है, तो I बटा V क्या होगा 1/R होगा, यानी I बटा V है, यानी 1/R आया। इस तरीके से आपने सीखा कि जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है उसकी जो ढाल होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये ढाल के बारे में आपने सीख लिया। देखिए लिखा हुआ है, अभिलाक्षणिक वक्र की ढाल स्लोप प्रवणता का मान चालक के प्रतिरोध के, देखिए लिखा हुआ व्युत्क्रम के बराबर होता है 1/R। ठीक है, अब केवल 2 टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, एक तो कंडक्टेंस और दूसरा कंडक्टिविटी। तो इसे हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया रेजिस्टेंस के बारे में, R क्या होता है, R ρL/A। तो देखिए रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस के जस्ट विपरीत यानी रेसिप्रोकल व्युत्क्रम यानी 1/R, इसको हम लोग कहते हैं G, और G को ही हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं चालकत्व। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। तो बच्चों यहां से हम लोग G का फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या होगा 1/R, और इसको G से दर्शाते हैं, कंडक्टेंस को G से दर्शाते हैं, तो G का फॉर्मूला होगा 1/R।
तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा 1/r का होता है ओम, तो 1/ओम यानी ओम का इन्वर्स। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इन्वर्स। बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, सिंबल है इसका ऐसा, जस्ट ओम का विपरीत, है ना। और इस सिंबल को कहते हैं मोह। अब ये कैसे बना है देखिए, ओम लिखते हैं OHM, तो ये क्या है, ओम है या ओम इनवर्स है? ये ओम इनवर्स है, तो इसको जस्ट इनवर्स कर दीजिए, MHO, इसको मोह कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही मात्रक है इसका। ठीक है, तो आप चाहे यूं लिखिए ओम इनवर्स, या लिखिए ओम इनवर्स, या लिखिए MHO, या लिखिए इस तरह से सिंबल, ये सब एक ही बात है। तो ऐसा ही मात्रक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं, मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था आपको, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का व्युत्क्रम क्या होगा? कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होगा? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम कंडक्टेंस, और रजिस्टिविटी का व्युत्क्रम कंडक्टिविटी। यानी ये होता है रो, तो ये क्या होगा? 1/रो, और इसको दर्शाते हैं हम लोग सिग्मा या हाफ समेशन से। तो हाफ समेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/रो। ठीक है, और अगर कंडक्टिविटी जिसे हम लोग हाफ समेशन सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा का ऐसा ही मात्रक अगर देखेंगे तो क्या होगा देखिए, तो सिग्मा का हो जाएगा, रो का होता है ओम इंटू मीटर, ओम मल्टीप्लाई मीटर। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को तो हम लोग कह सकते हैं मोह, तो मोह प्रति मीटर। ठीक है, या फिर हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यूं डिवाइडेड बाई मीटर, क्योंकि मीटर इनवर्स है। तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी का SI मात्रक। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए G इज इक्वल टू होता है 1/r, यानी 1, R की जगह लिखेंगे रो L/A। देखिए बच्चों, देखिए 1/रो को कहेंगे हाफ समेशन, है ना, सिग्मा, और A जो है वो डिवाइड में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा A/L। तो ये हो जाएगा हमारा 1/रो हाफ समेशन, और ये हो जाएगा G। तो ये फॉर्मूला है। तो बच्चों R का फॉर्मूला होता है रो L/A, और G का फॉर्मूला होता है सिग्मा A/L। देखिए ऑपोजिट है, L इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, A इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, और इसमें क्या है? रजिस्टिविटी है, और इसमें कंडक्टिविटी है, जो कि ये अपने आप में व्युत्क्रम होते हैं, और ये भी व्युत्क्रम होते हैं। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि अभी क्लियर हो गए। बच्चों कंडक्टिविटी, जिसे हिंदी में चालकता कहते हैं, उसे हम विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर में हमने जो सीखा है उसे मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ 1-1.5 मिनट के अंदर। देखिए ओम का नियम V इज इक्वल टू IR, V विभवांतर, I करंट, और R प्रतिरोध। ठीक है, ये है पहला फॉर्मूला। फिर प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है? प्रतिरोधकता, L क्या है? लंबाई चालक तार की, और A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, R प्रतिरोध है। ये सेकंड फॉर्मूला। ये जो दिख रहा है प्रतिरोधकता, या फिर इसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है ME डिवाइडेड बाई NE² टॉ। ये रहा। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं चालकत्व, है ना। तो R1/R इज इक्वल टू जाएगा G से दर्शाते हैं इसको, और इस तरीके से हम लोग सिग्मा A/L, क्योंकि ये है रो L/A। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये है प्रतिरोधकता, तो ये है चालकता, ये है प्रतिरोध, तो ये है चालकत्व G। ठीक है, तो ये चालकता है सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 1/रो, और रो की वैल्यू होती है ME डिवाइडेड बाई NE² टॉ, तो ये ऑपोजिट हो गया। तो ये एक तरीके से आपने फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आज की क्लास में बताए गए हैं। देखिए SI मात्रक की बात करते हैं। विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का वोल्ट पर प्रति एम्पियर, जिसे ओम कहते हैं, ये इसका सिंबल है। चालकत्व जो कि R का ऑपोजिट होता है, इसलिए इसको हम लोग ओम ना कहकर MHO कहेंगे, यानी महो, और इसका सिंबल जस्ट इसके ऑपोजिट है, इस तरीके से। ठीक है, प्रतिरोधकता जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका SI मात्रक ओम इंटू मीटर। ये जो है ये इसका ऑपोजिट, यानी प्रतिरोधकता का ऑपोजिट, इसे हम लोग कहेंगे चालकता, और चालकता को हम लोग विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जानेंगे। तो ओम का ऑपोजिट महो, और मीटर का मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो प्रति मीटर।
कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताया हमने, V और I का कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है, अभिलाक्षणिक वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जो कि आपके सामने है, दिख रहा, V समानुपाती I, यदि वो 4 कंडीशंस फॉलो हों। ठीक है, 4 कंडीशंस ये वाली। चलिए, ढाल इसकी क्या होती है, तो ये होती है व्युत्क्रम होती है किसकी, प्रतिरोध के, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं G के बराबर, क्योंकि 1/R क्या होता है, G होता है। नेक्स्ट हमने बताया था स्टार्टिंग में कि प्रतिरोध डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है पदार्थ की प्रकृति, दूसरा तापमान, तीसरा तार का जो लंबाई होगा, तार की लंबाई उस पर, और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। जबकि ये तो प्रतिरोध की बात हो गई, और जबकि प्रतिरोधकता केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ तापमान पर। ध्यान दें, आर को प्रतिरोध कहते हैं, और रो को, ये रो है RHO, रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। जी को कहते हैं चालकत्व, या फिर इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है सिग्मा, ये रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस नहीं, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, और या फिर हम इसको कहते हैं विशिष्ट चालकत्व यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस तरीके से आज का हमारा ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये टोटल 13 टॉपिक्स को कवर करे हैं। ठीक है, आपके सामने है, हमने ओम्स लॉ को पढ़ा, इसके लिए डेरिवेशन करा, रेजिस्टिविटी, इसके लिए एक्सप्रेशन, डेफिनेशन सब हमने सीखा, रेजिस्टेंस को भी समझा, उसके लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इसकी निर्भरता मैंने बताई 4 बातों पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी केवल 2 बातों पर डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट डायमेंशन हमने बता ही दिया, आर के भी, रो के भी। कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी अभिलाक्षणिक वक्र का भी डिस्कशन हमने कर लिया। ढाल जो होती है वो व्युत्क्रम होती है किसके, रेजिस्टेंस के। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की भी हमने डेफिनेशन को समझा है, और साथ ही साथ इनके एक्सप्रेशन भी देखे, और साथ ही साथ इनके SI मात्रक और डायमेंशंस को भी हमने कंसीडर करा है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।